हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज पीए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये है कंपनीज एक्ट 2013 का जो मेन टॉपिक दैट इज एमओए एंड एओए, जिसे हम लोग बहुत बार कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोग एमओए और एओ के रिलेटेड इन डेप्थ पूरी चीजों को चेक करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके कॉमन पॉइंट्स क्या है, उनके बीच में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स क्या है, और एमओए और एओए का जनरल अल्ट्रेशन का तरीका क्या है। श्योर, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एमओए एंड एओए। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कंपलसरी है बनाना। इसको बनाए बिना आप कंपनी इंकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते। यस, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं इनकॉर्पोरेशन के, तो सेक्शन 3 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब तक आप अपना एमओए और एओए आरओसी में फाइल नहीं करते तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला स्टेप है एमओए और एओए बनाना। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक उसी तरह से कंपनी में एमओए और एओए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए पहले हम लोग अच्छी तरह से पूरा एमओए के बारे में समझते हैं ना। एमओए की डेफिनेशन इज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 56 कहती है कि मेमोरेंडम मीन्स एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। इसका मतलब इतना ही सिंपल है कि ये कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त ओरिजिनली बनाया था या बनाने के बाद आपने बीच में कभी ना कभी अगर उसमें कोई अल्ट्रेशन किया था, कोई चेंज किया था, तो वो जो रिवाइज्ड एमओए हैं इट विल बी डीम्ड टू बी योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और हो सकता है कि आपकी कंपनी इस कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, लेट अस से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956, वो एक्ट में अगर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना था या अभी वाली एक्ट में बना है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो डॉक्यूमेंट हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 56 को कंप्लाई करेगा। सो ओरिजिनली हो या अल्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट 2013 में हो या 1956 में हो, अगर वो डॉक्यूमेंट जो है विथ अ मेमोरेंडम, इट विल बी कंसिडर्ड एज योर एमओए फॉर द पर्पस एंड प्रोविजंस ऑफ ऑल दिस एक्ट। अब अगर हम 2 मिनट मीनिंग समझे तो इट सेज इट इज अ लीगल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। गाइज ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है गाइज, एक तरह से ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट इज अ चार्टर, क्या कहेंगे हम, चार्टर ऑफ द कंपनी। ये एक तरह से एक ऐसा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी गाइडिंग इंफॉर्मेशन है जिसकी बाउंड्री में रहकर कंपनी को अपना काम करना है। आप ये सोच लीजिए कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को अपना स्कोप बताता है। क्या बताता है? अपना स्कोप बताता है। और अगर आपने कुछ ऐसा किया जो आपके एमओए से बाहर है, आपके एमओए से अलग है, तो वो बन जाएगा वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब निल, वॉइड अब इनिशियो का मतलब नल एंड वॉइड, उसकी लॉ में कोई वैल्यू, कोई पावर नहीं रहेगी। तो एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है which is considered as a charter of the company। जैसे हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे कहते हैं कि एमओए एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी, ध्यान से देखिए, कंपनी और आउटसाइडर्स के रिश्ते को गवर्न करता है। कंपनी
और आउटसाइडर्स के रिश्ते को गवर्न करता है। इसका मतलब आउटसाइडर्स किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर सकते हैं, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट्स कर सकती है, ये सब चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये एक तरह से कंपनी के लिए एक बाउंड्री सेट करता है और कंपनी को बताता है कि क्या वो कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता। ये मेरे स्टेटमेंट को 2 बार मैं रिपीट करूंगा, आप ध्यान से समझिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि आपकी कंपनी क्या क्या चीजें कर सकती है और क्या क्या चीजें नहीं कर सकती। इट क्लियरली बाइफरकेट्स, इट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस, इट क्लियरली मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर बता देता है कि कंपनी कौन सी चीज कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। रूल कहता है इसके अंदर स्पेसिफिकली कंपनी का नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगी, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब आपने कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई है, लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड है अनलिमिटेड है, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब कितने लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ऐसी कुछ बातों का जिक्र आपका एमओए में होता है। अब थोड़ा समझिए, एमओए का एक्चुअल में 2 काम है। एक, ये शेयर होल्डर के लिए काम का है और 2 थर्ड पार्टी के काम का है। अब आप कहेंगे सर शेयर होल्डर के काम का कैसे? अरे भैया, ये एमओए आपको ऑब्जेक्ट बताता है, ये एमओए आपको स्कोप बताता है। तो ये एमओए एक तरह से आपको बताता है कि आपका लगा पैसा, आपका लगा इन्वेस्टमेंट कहां पर कंपनी लगाने वाली है, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न नहीं आएगा। ये सब जो है किस पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट पर। कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है और ये कहां मेंशन होता है, मेमोरेंडम में। क्लियर है? तो एक शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि अगर मैं कल जाकर इस कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, मेरे हार्ड अर्न पैसे लगाता हूं, तो मेरे पैसों का कंपनी क्या करेगी, कहां इन्वेस्ट करेगी, कितना रिस्क है उसके अंदर, एंड अकॉर्डिंगली देन वी टेक अ डिसीजन, यस और नो। तो शेयर होल्डर को एक तरह से सही से गाइड करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये थर्ड पार्टी के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बना है और वो क्या चीजें कर सकती है और कौन सी चीज उसके स्कोप के दायरे में आती है और कौन सी चीज इसके स्कोप के दायरे में नहीं आती, तो ये थर्ड पार्टी के लिए भी आसान हो जाता है कि कंपनी के साथ किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ये इतना पावरफुल है कि कल जाकर अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर बनाएगी, अगर और किसी थर्ड पार्टी ने ये पढ़ा ही नहीं और ये बिना पढ़े कंपनी के साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल होटल का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और बाद में अगर कंपनी ने निभाया नहीं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, थर्ड पार्टी कंपनी पर सूट नहीं फाइल कर सकती, कंपनी पर केस फाइल नहीं कर सकती, बिकॉज एक्ट इतना स्ट्रांग है। एक्ट कहता है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 399 कहता है, सेक्शन 399 कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। व्हाट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है ये आप कोई भी पढ़ सकता है, मतलब कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी रीड कर सकता है, एनीबडी कैन रीड इट। तो जब थर्ड पार्टी ने इसको रीड क्यों नहीं किया, थर्ड पार्टी को क्यों नहीं पता चला कि कंपनी तो सिर्फ फर्नीचर बिजनेस करती है, उसका होटल और केटरिंग से कोई नाता नहीं है, जबकि थर्ड पार्टी ने बिना पढ़े कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अब कंपनी उसको नहीं निभा रही है। गाइज, इवन थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी। श्योर अबाउट दिस? तो ये स्लाइड हमें एक तरह से उसकी डेफिनेशन बताता है, ये स्लाइड हमें मीनिंग बताता है और ये तक कहता है कि मेमोरेंडम एक कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, एक कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का स्कोप डिसाइड करता है, शेयर होल्डर को बताता है कि पैसे कहां लगेंगे और थर्ड पार्टी को बताता है कि कंपनी क्या ऑब्जेक्ट्स कर सकती है, क्या ऑब्जेक्ट्स नहीं कर सकती। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो एमओए आपको एक आइडिया आ गया कि इसका मेन पर्पस क्या है। लास्ट 10 मिनट से
आई होप वी आर ऑन द वन स्लाइड ओनली, बट यू आर अवेयर कि मेमोरेंडम का एक्चुअल काम क्या है. मेमोरेंडम का एक्चुअल काम है कंपनी और आउटसाइडर्स के रिश्ते को गवर्न करना, एक प्रोसेस सेटअप करना, आउटसाइडर्स को पता चले कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं, और कंपनी को भी पता चले, कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी पता चले कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं और हमारे पैसे कहाँ लगेंगे. श्योर अबाउट दिस? पक्का? अगर हम देखें तो there are 5 table A, table B, table C, table D and table E, and they have specifically made a format, a pro forma for all different types of company that you can make. So जैसे for example table A में आपका MOA का फॉर्मेट रेडी है कौन सी कंपनी के लिए? जो लिमिटेड बाय शेयर्स है. कैन यू सी, जो मैं येलो से बोल्ड कर रहा हूं, लिमिटेड बाय शेयर्स. मतलब अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है और शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो यू कैन गो फॉर अ टेबल ए फॉर्मेट. अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है एंड शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब लिमिटेड गारंटी मतलब गारंटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, तो यू कैन गो फॉर अ टेबल बी. अगर आपका लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल भी है, इसका मतलब आपने शेयर कैपिटल भी इशू कर रखा है और सब्सक्राइबर से एक गारंटी की अमाउंट भी नोट कर रखी है, तो देन यू कैन गो फॉर टेबल सी. अगर आपकी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो यू शुड गो फॉर डी. और अगर आपकी एक अनलिमिटेड कंपनी है विथ शेयर कैपिटल, तो यू शुड गो फॉर ई. सो एक तरह से एमओए का सेक्शन 4 में आपको एक तरह से पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि एमओए कैसे होना चाहिए, उसमें क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए. और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जनरलाइज फॉर्मेट तैयार है, आप जैसी भी कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी चाहो, जैसे भी फीचर वाली इंकॉर्पोरेट करनी चाहो, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट रेडी है. सो अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल ए, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, बी लिमिटेड बाय गारंटी and with share capital, C unlimited without share capital, D and unlimited liability and also with share capital, it will be table E. So these are A, B, C, D, E, 5 tables that have been created depending upon आपकी कौन सी कंपनी है, आप कौन सी कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, वैसा आप प्रोफोर्मा या फॉर्मेट चूज कर सकते हैं. श्योर अबाउट दिस? अब नेम क्लॉज में कंटेंट्स ऑफ एमओए में क्या क्या आता है, तो एमओए में क्या क्या आता है आइए देखते हैं. सो अगर आप देखेंगे आपके यहां पर सामने मैंने सब क्लॉजेस लिखे हैं. अब सबसे पहला है नेम क्लॉज. सो नेम क्लॉज में हमें पता चलता है कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी कौन से नाम से ऑपरेट करेगी. अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे लगेगा लिमिटेड, और अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियसली सामने लगेगा प्राइवेट लिमिटेड. तो नेम क्लॉज जो मेमोरेंडम में क्लॉज होता है उसमें कंपनी कौन से नाम से ऑपरेट करने वाली है उसके बारे में बताया जाता है. परफेक्ट. नेक्स्ट एक क्लॉज होता है सिचुएशन क्लॉज. अब इस सिचुएशन क्लॉज में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कौन से स्टेट में है, उसका परफेक्ट एड्रेस, ये सब चीजों का मेंशन होता है. तो सिचुएशन क्लॉज में यू गेट द डिटेल्स, कंपनी कहाँ से ऑपरेट करेगी, उसकी क्या ब्रांचेस है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कहाँ पर कम्युनिकेशन वगैरह होगा, ये सब आपका सिचुएशन क्लॉज में होगा. ऑब्जेक्ट क्लॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्टेट्स की कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से पर्पस के लिए, कौन से बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेटेड है. तो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएगा, कंपनी कौन सी एक्टिविटीज कर सकती है उसके बारे में बताएगा. नेक्स्ट इज योर लायबिलिटी क्लॉज. लायबिलिटी क्लॉज एक तरह से आपको बताएगा कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड. श्योर अबाउट दिस? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड. नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज एक तरह से आपको ये बताएगा कि कंपनी कितना कैपिटल रेज करना चाहती है, एक कितने शेयर्स रेज किए थे, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, कितने शेयर्स सब्सक्राइबर ने लिए हैं, तो ये सब चीजें यहां पर आएगी. सो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिविजन, कितने शेयर्स, एक शेयर कितने का, और सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स लिए हैं, उसके नाम के सामने कितना लिखा है, ये सब चीजें इसमें मेंशन रहेगी.
There's one more clause which is a succession clause और ये स्पेसिफिकली सिर्फ ओपीसी में होता है. ओपीसी में सक्सेशन क्लॉज में ये बताया जाता है कि नॉमिनी कौन रहेगा. अगर आपने मेरा ओपीसी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि ओपीसी में इट इज कंपलसरी कि एक ही मेंबर है और हर उसको अपने नॉमिनी का नाम भी बताना पड़ता है. तो वो सक्सेशन क्लॉज इज एप्लीकेबल फॉर ओपीसी जहां पर आपके नॉमिनी का नाम होता है. श्योर अबाउट दिस? पक्का? The desire of the subscribers to be formed, the memorandum shall also conclude with a association clause. So there's one more association clause और इस clause में आपको हर सब्सक्राइबर जिसने MOA को साइन किया है उसको कंपलसरी एक शेयर तो लेना ही है और वो अपने नाम के आगे एक्चुअली बताएगा कि उसने कितने शेयर्स लिए हैं. सो इस तरह से आपके MOA में कितने क्लॉजेस हैं? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, object clause, liability clause, capital clause, succession clause which is only in OPC, and association clause which actually gives an idea about who are the subscribers and how many shares they are ready to take. Perfect. Now the memorandum must be printed, divided into paragraphs, numbered and signed by at least 7 person अगर public है, 2 in case of private and 1 in case of OPC. और ये सब signing should be happening in the presence of one witness who will attest the signature. The particulars about the signatories to the MOM as well as the witness will also state their address, description, occupation which will be entered. ये मैंने आगे की स्लाइड में फिर से अलग से कवर किया है साइनिंग वाला पार्ट, तो हम उसको फिर से आगे देखेंगे. बट अगर आपको चाहिए तो मैं सिंपल से यहाँ पे बता दूं कि कंपलसरी आपको एक विटनेस के सामने साइन करना है और अगर पब्लिक है तो 7, प्राइवेट है तो 2 और ओपीसी है तो 1. आपको सिर्फ साइन ही नहीं करना, आपको एड्रेस और ऑक्यूपेशन भी मेंशन करना है. श्योर अबाउट दिस? पक्का? Now, it is to be noted that the company, being a legal person, can through its agent subscribe to the memorandum. मतलब समझ लीजिए कि अगर एक कंपनी है, let us say for example Reliance Industry, right? और अब वो एक कंपनी ओपन इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, रिलायंस जियो. तो गाइस रिलायंस जियो का शेयर होल्डर कौन है? रिलायंस लिमिटेड. मतलब रिलायंस लिमिटेड एक तरह से प्रमोटर है क्योंकि वो कंपनी शुरू कर रही है रिलायंस जियो. तो रिलायंस लिमिटेड तो लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फिर वो सब्सक्राइबर कैसे, वो साइन कैसे करेगा? तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर एक कंपनी लीगल पर्सन है तो जरूरी नहीं कि वो करे, वो अपने एजेंट के थ्रू या अपने ऑथराइज पर्सन के थ्रू भी सब्सक्राइब कर सकती है. नेक्स्ट याद रखें, अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम एज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब माइनर जो है ही कैन नॉट बी अ सब्सक्राइबर. याद रखें, अगर एक गार्डियन माइनर के बिहाफ पे एमओए में सब्सक्राइब करता है तो इट विल बी डीम्ड एज इफ उसने माइनर के लिए नहीं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में साइन किया है. श्योर अबाउट दिस? तो माइनर ना खुद साइन कर सकता है ना गार्डियन को बोल सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे करो. गार्डियन ऐसा करेगा तो भी लॉ ऐसा कंसिडर करेगा कि माइनर इज नॉट द सब्सक्राइबर बट गार्डियन इज द सब्सक्राइबर. श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब जो हमने वो पीछे जो क्लॉजेस देखे, ये सब क्लॉजेस आर कंपल्सरी क्लॉजेस और कंडीशंस. इन एडिशन टू दिस, memorandum may contain other provisions, for example rights attached to various classes of shares. तो ये जो पीछे हमने देखे ये सब क्लॉजेस जैसे नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, सक्सेशन, ये सब कंपल्सरी क्लॉजेस है. ये तो आपके एमओए में रहने ही चाहिए. इसके अलावा भी अगर आप कोई क्लॉज मेंशन करना चाहते हो देन इट कैन बी डन. Sure about this? Pakka? Next, the MOA cannot contain anything contrary to the provisions of Companies Act. Very important. Guys, rule कहता है आप अपने MOA में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो कंपनीज एक्ट के उल्टा हो. अगर आपने ऐसा लिखा तो इट विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट. सिमिलरली ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ MOA. इन शॉर्ट वो क्या बोलना चाह रहे हैं अगर आप थोड़ा समझेंगे तो वो कह रहा है, जैसे हम लोग जैसे डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये जो आउटर सर्कल है ना, दिस इज योर कंपनीज एक्ट और उसके अंदर का जो सर्कल है ना, दैट इज योर MOA. याद रखना है, द MOA ऑलवेज हैज टू कंप्लाई विद व्हाट इज स्टेटेड इन एक्ट. अभी आगे हम जब देखेंगे AOA हैज टू ऑलवेज कंप्लाई व्हाट इज मेंशन्ड इन MOA. And the resolutions that you pass should also always make sure that it complies with AOA, MOA and Act. अगर आपको चाहिए तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लूं. इफ यू वांट आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि let us say this is outer circle is the Companies Act, the next circle is the MOA, the next circle is the AOA and the next is the resolution that is passed in the
meeting. So if there is any resolution that is passed in the meeting, make sure that it complies with AOA, MOA and Act. फिर आपके AOA में अगर कुछ ऐसा लिखा है तो make sure it complies with what is stated in MOA and Act. अगर आपके MOA में कुछ लिखा है तो make sure it complies with एक्ट. सो ऐसा सबके ऊपर एक कवच है, सबके ऊपर एक गाइडलाइन है. मैं आपको मेक श्योर करना है कि आप उस गाइडलाइन को कंप्लाई करें. श्योर अबाउट दिस? पक्का. द नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन ऑफ एमओए. मतलब अगर आपको समझ लीजिए बाद में कभी एमओए को चेंज करना है, उसमें कोई चेंजेस करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो रूल कहता है हाँ, चेंजेस करने में कोई दिक्कत नहीं है. सो देयर इज अ पावर टू चेंज. नाउ तो हाउ विल यू चेंज? तो आपको जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और उस स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर कर आप अपने एमओए में चेंज कर सकते हैं. रूल कहता है सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ अ कैपिटल क्लॉज. मतलब अगर आपके कैपिटल क्लॉज में कोई चेंज है तो आपको स्पेशल नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा. अगर आप जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे तो भी काम बन जाएगा. बाकी वरना आपको कभी भी एमओए को चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में यू नीड अ सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने लोग आर इन द फेवर शुड बी मोर देन जितने लोग आर इन अगेंस्ट. बट इन स्पेशल रेजोल्यूशन 75% ऑफ द पीपल शुड से yes, 75% ऑफ द पीपल शुड बी इन फेवर. मतलब इन शॉर्ट 3 times the number of people in favor should be against the people, should be with the number of people who are against. श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, सिर्फ अल्टरेशन से काम नहीं चलेगा कि आपने अल्टर कर दिया, आपने मीटिंग बुला ली, एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, सबकी परमिशन ले लिया एंड दैट्स इट. रूल कहता है आपको ये जो भी आपने अल्टर किया है उसे आरओसी में रजिस्टर भी करना है. आपको कितने समय में रजिस्टर करना है? 30 days के अंदर रजिस्टर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन. ओके, सो सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि द वंस यू जस्ट डू द अल्ट्रेशन एंड इफ यू डू नॉट फाइल इट विद द आरओसी द अल्ट्रेशन डज नॉट टेक प्लेस? Yes, you are right. Rule says just by passing a resolution, an alteration does not happen. If you pass the resolution and file the copy of that resolution with the ROC, then we can say that your MOA has been altered. The rule says अगर आपने कोई जो भी alteration किया है वो अपनी कंपनी के MOA की कॉपी में करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपने अल्टर्ड कॉपी मतलब पुरानी कॉपी दे दी विदाउट एनी अल्ट्रेशन, और अगर आपने ऐसा कोई डिफॉल्ट किया है तो आपको 1000 रुपीज का डिफॉल्ट चार्जेस लगेगी, पेनल्टी लगेगी फॉर एवरी एमओए और एओए दैट यू इशूड विदाउट अल्ट्रेशन. तो याद रखना है कि जब कभी भी आप कोई चेंज करो और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एमओए या एओए की कॉपीज हैं तो उन कॉपीज में भी अल्ट्रेशन को नोट किया जाए, उन कॉपीज में भी अल्ट्रेशन जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको नोट किया जाए. अगर बिना नोट करे आपने पुराना एमओए और एओए किसी को दे दिया तो हर एक ऐसे चीज के लिए, हर एक ऐसे डिफॉल्ट के लिए, हर एक ऐसी मिस्टेक के लिए आपको 1000 रुपीज लगेगा एज अ पेनल्टी. श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? सो दैट वाज एमओए फॉर यू. नाउ Articles of Association, the second most important document after MOA. अब जैसा मैंने बताया MOA is the charter and AOA is the charter of the company. These are the legal documents and they are as the constitution of the company. मैं आपको एक सिंपल भाषा में पहले बता दूं उसकी डेफिनेशन. तो इसकी डेफिनेशन कहती है सेम एग्जैक्टली एज MOA. इसकी डेफिनेशन कहती है AOA is originally framed or altered from time to time or applied in pursuance of any previous law or this act. मतलब इट्स क्लियरली सेम डेफिनेशन जो हमने एमओए में देखी थी. वो ये कहता है कि एओए जो आपने पहले बनाया हो या उसके बाद उसमें चेंजेस किए हो और वो ये एक्ट मतलब 2013 में बना हो या पहले कोई कंपनी एक्ट लॉ में बना हो, वो मैटर नहीं करता, बस इट विल बी कंसिडर्ड एज योर AOA. Now you will say, sir, MOA भी is the charter of the company. AOA is the charter of the company. आप कहते हो MOA is the constitution of the company. AOA is the constitution of the company. आप ये कहते हो कि MOA और AOA are the main and the important documents of the company, right? तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अब थोड़ा समझिए. मैंने आपको बताया था कि MOA एक कंपनी का क्या डिसाइड करता है?
क्या डिसाइड करता है? मैंने बोला था स्कोप डिसाइड करता है, राइट? कंपनी का स्कोप डिसाइड करता है। और एमओए कौन से दो के बीच की रिलेशन को गवर्न करता है? वो कंपनी और आउटसाइडर्स के रिलेशन को गवर्न करता है। लेकिन गाइस एओए जो है वो रूल्स बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल मैनेजमेंट। यस, इसका मतलब एमओए मेक्स रूल्स फॉर एन कंपनी and outside third parties, but articles of association makes rules for internal management, for how the directors will work, how the board of directors will work, what are those areas where they will require the permission of shareholders, वो शेयर होल्डर और मेंबर कैसे उनके क्या राइट्स और लाइबिलिटीज है, मेंबर का कंपनी के प्रति, कंपनी का मेंबर के प्रति, मेंबर का मेंबर के प्रति, ये सब इंटरनल मैनेजमेंट का अगर कुछ है तो एओए, आउटसाइड विथ अदर थर्ड पार्टीज है तो एमओए। Sure about this. So what is the purpose of AOA? So the purpose of AOA is to define the powers of officer. हर डायरेक्टर, हर ऑफिसर की क्या पावर्स है. It helps to establish a relation and a contract between the company and members and between the members in person. मैंने आपको अभी बताया कंपनी और मेंबर्स के बीच और मेंबर के बीच के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको सेटअप करने के लिए एओए बनता है. अभी एओए का जैसे हमने देखा पीछे एमओए का था टेबल ABCDE, ठीक उसी तरह से यहाँ पर फिर से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक मॉडल फॉर्मेट है, एक फॉर्म है विच इज FGHIJ. सो अगर आपका लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इट इज F. अगर आपका लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल इट्स तो G. लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल तो इट्स H. उसके बाद अगर आपका अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल तो इट इज I. एंड अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल तो J. सो एमओए के भी फॉर्मेट्स है और एओए के भी फॉर्मेट्स है. एमओए के जो फॉर्मेट्स है दैट इज टेबल ABCDE और एओए के जो फॉर्मेट्स है दैट इज FGHIJ. So you have proper sufficient performance of MOA and AOA both, and on the similar lines you can make it for your company as well. अब ध्यान से रखिए एक पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल विच इज दिस कंपनी. यस और नो? रूल कहता है अगर एक ऐसी कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो रूल सेज ऐसी कंपनियों में प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, डिविडेंड जो है वो मेंबर को छोड़कर किसी और को नहीं मिलेगा. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. नो पर्सन अदर देन द मेंबर विल हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी. अगर आपने ऐसा किया तो इट शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड. वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा. परफेक्ट? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? सो दैट इज योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख दूं, एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए. सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग but business document which have rights and obligation between members and the company. The articles of association are the bylaws of the company, that is the rules and regulations according which the director and the officers are required to perform their functions as regards the management, its accounts and audit. It is important कि ऑडिटर एओए की पूरी अच्छी तरह से स्टडी करे सो दैट उसको हर मैटर के बारे में नॉलेज मिले. श्योर अबाउट दिस? आई होप आपको एक एमओए और एओए की आइडिया आ गई कि क्या है एमओए और क्या है एओए. So जैसे एमओए वाज सेक्शन 4, एओए सेक्शन 5 and section 5 states that the articles of association shall contain the regulations for मैनेजमेंट. सो वी नो दैट कि मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी रूल्स हैं और जो भी रेगुलेशंस हैं वो सब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहेगा. सेकंड, द आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स. However, a company may also include additional matters as it may consider necessary for it matters. तो जो आपके रूल्स में जिन टॉपिक्स या जिन एरियाज पर रूल्स बनाए गए हैं वो आप अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हैं. तो जरूरी नहीं कि आपको वही लिखना है. अगर आपको कोई दूसरा मैटर है, आपके दिमाग में कोई दूसरा एरिया है और आपको उसके रिलेटेड कुछ रूल्स या रेगुलेशंस बनाने हैं तो आप वो मैटर्स को भी अपने एओए में इंक्लूड कर सकते हो. क्लियर है? थर्ड,
कंटेन, यू कैन ऑल्सो कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट। अभी गाइस ये एंट्रेंचमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एंट्रेंचमेंट के रिलेटेड जो 3-4 पॉइंट से पहले वो पूरे पढ़ लेता हूँ। तो रूल कहता है द आर्टिकल्स में कंटेन अ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट that the specified provisions may be altered only if they are more restrictive than those applicable in the case of special resolutions are met or complied with। तो रूल कहता है आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को इंक्लूड कर सकते हो, shall only be made either on the formation or by an amendment in the articles agreed by all in case of a private and by a special resolution in case of a पब्लिक कंपनी। रूल कहता है अगर आपने कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस बनाए तो आपको आरओसी को भी नोटिस देनी पड़ेगी कि हमने ऐसे ऐसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस बनाए हैं। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये एंट्रेंचमेंट तो बताओ, आपने एंट्रेंचमेंट के रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े बट इसका मतलब क्या? अब थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक्ट में ऐसा लिखा है कि अगर 75% लोगों ने वोटिंग कर दी, 75% लोगों ने वोटिंग कर दी तो डायरेक्टर को अपनी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टर को अपनी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है अगर 75% लोगों ने वोट कर दिया कि इसको बाहर निकालो। ओके, अब लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है वीडी प्राइवेट लिमिटेड और मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर भी हूं। ठीक है, अब मुझे ये एक डर लगा रहा है कि अगर कल जाकर किसी ने दूसरे ने मेरी कंपनी में 75% जितना स्टेक ले लिया और कल जाकर अगर उसने मुझे डायरेक्टर की पोस्ट से निकाल दिया तो यार ये तो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है वो बिना बिना मेरा हाथ से चला जाएगा। तो मुझे डर लगने लगा, तो मैंने क्या किया, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को इंक्लूड किया। एंट्रेंचमेंट मतलब समथिंग मोर स्ट्रिक्टर इन सेंस, मतलब मैंने प्रोविजन ऐसा डाल दिया, मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिख दिया कि अगर डायरेक्टर को कभी भी अपनी पोस्ट से निकालना है तो आपको 95% लोगों की परमिशन लगेगी, ना कि 75%। अब समझा? मतलब मैंने क्या किया, मैंने एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस डाल दिए, मैंने और स्ट्रिकर प्रोविजंस को इंक्लूड कर दिया मेरे एओए में, जिससे अब कल जाकर सिर्फ 75% लोगों की वोटिंग से मैं डायरेक्टर की पोस्ट से नहीं निकलूंगा। आई नीड एटलीस्ट 95% लोगों का अप्रूवल अगर उन्हें मुझे डायरेक्टर की पोस्ट से निकालना है। श्योर अबाउट दिस? सो दीज आर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस एंड द रूल सेज अगर आप चाहें तो इन एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। एक कंपनी है, एक मिनट, यस, एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उसका PQR लिमिटेड कंपनी में 20% का स्टेक है। ठीक है, अब ये PQR कंपनी जो है अगर कल जाकर इसको बैंक से लोन लेना है, इसको कल जाकर बैंक से लोन लेना है तो इसको तो कितने लोगों की परमिशन चाहिए? 75%। अब जबकि ABC के पास PQR का 80 है, बाकी लोगों का 80% है। ठीक है, मतलब अगर बाकी लोगों ने हाँ बोल दिया और PQR को 75% का हाँ मिल गया तो PQR तो भर भर के लोन लेगा, विच विल डिस्ट्रॉय द कंपनी का वैल्यू। अब आई हैव अ 20% स्टेक, मेरे ना बोलने पर भी कुछ नहीं होगा, राइट? तो मैं एक ऐसा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दूंगा कि कंपनी जो है एक लिमिट तक बोरो कर सकती है। ठीक है, एक लिमिट तक बोरो कर सकती है। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस की, तो एनी कंपनी हैविंग 20% और मोर का परमिशन इज कंपल्सरी। तो अब कल जाकर क्या होगा, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर भी लिया तो वो लोन नहीं ले सकता, उसको ABC लिमिटेड की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। अब समझ में आया? तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऐसे होते हैं, समथिंग स्ट्रिक्टर इन सेंस दैट यू पुट इट सो दैट आपको जो दिक्कत है वो ना हो। याद रखना एक चीज, मैं आपको एक चीज ऐसा भी बोलना चाहूंगा, नॉर्मली जो एंट्रेंचमेंट होता है ना, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस होता है ना, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के रिलेटेड बनाता है, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कल जाकर मेजॉरिटी वाले लोग
क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली उतने मात्रा में वोटिंग पावर है, वो वोट कर कर ऐसे कुछ रूल्स या कोई ऐसे डिसीजंस ना ले ले जिससे उन्हें नुकसान हो जाए। इसलिए नॉर्मली एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस की जो पुकार है ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लगाते हैं एंड स्पेसिफिकली ये फोर्स करते हैं कंपनी को बनाने में अगेंस्ट द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। इज दिस क्लियर? नाउ ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस हम कब बनाए? तो एक्ट में या सेक्शन जो 5 है उसमें क्लियर लिखा है कि आप अगर चाहते हैं तो इसे फॉर्मेशन मतलब जब कंपनी आप पहली बार बना रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तब कर सकते हो, या आप अमेंड बाद में पीछे से भी अमेंड कर कर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऐड कर सकते हो। सिर्फ बात इतनी है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऐड करने के लिए ऑल मेंबर्स का परमिशन लगेगा, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। मतलब 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए फॉर द एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, तो ही जाकर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस अपने आर्टिकल्स में अब एओए में आएंगे। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? आई होप आपको एंट्रेंचमेंट समझ में आ गया। समथिंग स्ट्रिक्टर इन सेंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। The rule says आप अगर articles of association बना रहे हो तो you can use any of the format F, G, H, I and J. We know this. रूल कहता है आपको चाहिए तो आप पूरा का पूरा फॉर्मेट जैसा का जैसा रेगुलेशन है वो अडॉप्ट करो, या तो फिर आप कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टिव भी अप्लाई कर सकते हो। रूल कहता है इन केस ऑफ एनी कंपनी which is registered after the commencement of this act, so insofar as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered articles of company. Sure about this, everybody? So it says कि अगर ये एक्ट आने के बाद आपने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है एंड आपके इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस या पहले से कोई इंट्रोड्यूस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी विल कंसिडर कि इट इज एग्जैक्टली द सेम एज इफ जो भी आपको अमेंडमेंट्स डालने थे या जो भी आर्टिकल्स में पॉइंट्स डालने थे वो पहले से है। ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस तो मैंने कर लिया पीछे। अब अल्टरेशन ऑफ एओए, तो हम जैसे हमने पीछे देखा कि अगर आपको एमओए को अल्टर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। ऐसे अब एओए में हम देखते हैं कि बेसिक पॉइंट्स क्या है। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक एंड वाइस वर्सा, इसमें क्या होता है? ऑन कन्वर्जन ऑफ कंपनीज विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सेक्शन 18। तो ये तीन चीज हम अल्टरेशन में देखेंगे, ये सेक्शन 14 में आता है और ये एक पॉइंट है जो सेक्शन 18 में है। तो लेट अस सी। सो द फर्स्ट इज बेसिक पॉइंट्स। अगर बेसिक अगर आपको कभी भी एओए को अल्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा? रूल कहता है आप अल्टरेशन कीजिए बट इट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट्स एंड एमओए। मैंने आपको पीछे ही सर्कल बना के बताया था कि आप एओए में चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट टू वो एमओए और एक्ट का नॉन कंप्लायंस ना हो। सेकंड, आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें और आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी। और रूल कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट टू पब्लिक एंड वाइस वर्सा, जो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो अगर एक प्राइवेट कंपनी है उसको अपने एओए को चेंज करना है सच दैट वो प्राइवेट ना रहे तो कंपनी कैन डू दैट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ अल्टरेशन इट विल सीज टू बिकम अ प्राइवेट कंपनी। उसको करना क्या है? फॉर कन्वर्जन एप्लीकेशन फाइल करना है and a copy of order printed altered should be filed with ROC within 15 days with the fees. So पहले obtain the approval of CGE and file that a printed copy of the order with the altered AOA with the ROC within 15 days and आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट whatever your requirement is will be done. रूल कहता है आपने जो भी अल्ट्रेशन किया, ये पॉइंट हमने एमओए में भी देखा था, सिर्फ अल्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होगा। हर अल्ट्रेशन की कॉपी आपको जो है फाइल करनी है विद आरओसी विद इन 15 डेज। फाइल करने के बाद ही इट विल कम इनटू इफेक्ट। श्योर। सो व्हेन प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, याद रखें कोई नई कंपनी ऑब्वियसली डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ओनली द कंपनीज नेचर इज चेंज एंड नॉट द आइडेंटिटी। वेरी ट्रू। बट अगर एक पब्लिक को प्राइवेट में जाना है तो यहां पर हो सकता है कि बहुत सारे मेंबर्स है लेकिन प्राइवेट में आपको मालूम है मैक्सिमम 200 इज अलाउड। तो ऐसे केस में इट इज कंपल्सरी टू गो फॉर अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड यू हैव टू शो दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ होल एंड इट इज विद इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए। सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि अगर हमें प्राइवेट से पब्लिक जाना है तो क्या करना है और पब्लिक से प्राइवेट है तो क्या करना है।
ना सेक्शन 18 जो है, अब इट सेज कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो रूल कहता है बाय अल्टरेशन ऑफ एमओ एंड एओए कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी कन्वर्ट हो सकती है फॉर टू इन अनदर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। सही है, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, कोई भी कंपनी जो एक रजिस्टर्ड कंपनी है वो कोई दूसरी टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है बाय अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। बस करना क्या है, यू हैव टू सैटिस्फाई दैट आरओसी दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड, और आरओसी में फाइल करना है। आरओसी आपका पुराना रजिस्ट्रेशन बंद करेगी, आप सब डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगी और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। बट याद रखना है, जस्ट बिकॉज कि आपकी कंपनी का कन्वर्जन हुआ है, आपके कोई भी तरह के डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस या कॉन्ट्रैक्ट को धक्का नहीं लगता। ये डेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट जैसे कन्वर्जन के पहले थे वो आगे भी सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप ऐसा ना सोचे कि आपने कंपनी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आपकी पुरानी डेट, आपका पुराना लाइबिलिटी, आपका पुराना ऑब्लिगेशन या जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पहले किए थे अब वो सब कैंसिल हो गए, अब मुझे किसी को कुछ भरना नहीं, कुछ देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कन्वर्जन से आपकी डेट और लाइबिलिटी चेंज नहीं हो जाती। श्योर अबाउट दिस। सो हमने देखा कि एमओए के बारे में, उसके अल्ट्रेशन के बारे में, और एओए के बारे में और उसके अल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिमिटेशंस देख लेंगे ऑन आर्टिकल्स। तो फर्स्ट मैंने पीछे सर्कल बनाया था, इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एमओए, इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द लॉ, इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द डिसीजंस व्हिच आर गिवन बाय कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए, मालाफाइड मतलब हमें फायदा और दूसरों को नुकसान। फ्रॉड, ऐसा कुछ चेंज ना करें जो माइनॉरिटी पर फ्रॉड हो, और ऐसा भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज ना करे जिससे आपका थर्ड पार्टी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए। यस, आपका थर्ड पार्टी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी के साथ ब्रीच ना हो जाए। श्योर, तो ये हमेशा याद रखना है, व्हेनेवर यू आर अल्टरिंग द एमओए, एमओए के स्कोप के दायरे में रहकर करना है, एक्ट के दायरे में रहकर करना है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन को उल्लंघन नहीं करना है, उसके दायरे में रहकर करना है। ऐसी कोई अल्टरेशन ना करे जो इलीगल है, ऐसी कोई अल्टरेशन ना करे जो हमें फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई अल्टरेशन ना करे जिससे माइनॉरिटी पर फ्रॉड हो, और ऐसा कोई अल्टरेशन ना करे जो आपकी थर्ड पार्टी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से उसका ब्रीच हो जाए, एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए और आप बच जाओ अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को निभाने से। श्योर अबाउट दिस। तो याद रखना ये लिमिटेशंस है, ऐसा अल्टरेशन अलाउड नहीं है। अब एमओए की कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे। तो एमओए आपको समझ गया कैसे बनता है। अब इसको साइन कौन करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी सब्सक्राइबर हैज टू साइन, और ये साइनिंग कंपलसरी एक विटनेस के सामने रहना चाहिए। मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा है अगर व्हाट इफ सब्सक्राइबर इज इलिटरेट, सब्सक्राइबर अनपढ़ है, उसे पढ़ने नहीं आता, तो रूल कहता है वो अपना थंब इंप्रेशन लगा सकता है, अगर उसे साइन नहीं करना तो चल जाएगा, वो अपना थंब इंप्रेशन डाल सकता है। रूल कहता है जो अनपढ़ है उसे पूरा एमओए और एओए रीड करके बताना है, उसका नाम एज अ सब्सक्राइबर आना चाहिए और उसके सामने लिखा रहना चाहिए कि वो कितने शेयर्स लेने के लिए तैयार है। तो अगर कोई इलिटरेट है तो आपको पूरा एमओए और ए उससे पढ़कर बताना है, और आप उसको साइन के जगह पे उसका थंब इंप्रेशन भी ले सकते हो। रूल कहता है अगर एक सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी है तो, मतलब ऑब्वियसली इफ इट्स आर्टिफिशियल पर्सन है तो रूल कहता है बॉडी कॉर्पोरेट के केस में कंपनी तो नहीं आ सकती साइन करने के लिए, तो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर, ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय ऑथोराइज बाय बोर्ड भी आ सकता है। इन केस ऑफ एलएलपी पार्टनर आ सकता है या ऑल द पार्टनर्स ड्यूली ऑफ एलएलपी ड्यूली ऑथोराइज बाय रेजोल्यूशन। तो जिसको भी पूरे एलएलपी के सब पार्टनर्स ने मिलकर ऑथोराइज किया होगा वो एलएलपी के बिहाफ पे जाके साइन कर सकता है। Sure about this? Pakka. So let us now basically understand what is the difference between MOA and AOA, and we will quickly see. So MOA has all the conditions which are required for registration, but AOA is a document which focuses only on the rules and regulations of the internal management.
सो इसका डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 56, इसका है 2 क्लॉज 5। रजिस्टर्ड होना जरूरी है इनकॉर्पोरेशन पे, इसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं मे और मे नॉट बी, बट दैट्स नॉट द केस। पावर एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये कंपनी के रूल्स के बारे में बताता है, इंटरनल रूल्स के बारे में बताता है। एमओए कंपनीज एक्ट के नीचे है और यहाँ पे लिखा है एओए एमओए के नीचे है, ये हमने सर्कल में बनाया था। एमओए में 6 क्लॉज होते हैं, जैसे नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, यस, ऐसे क्लॉजेस होते हैं। एओए को आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल कहता है एमओए कंपनी और आउटसाइडर के रिश्ते को गवर्न करता है, ये मैंने तभी भी बताया था। और एओए कंपनी और मेंबर्स के रिश्ते को गवर्न करता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो यहाँ पर मैंने फिर से जो आपके मॉड्यूल में है एक तरह से वो बताया है, या वो डिफरेंसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, हालांकि हमने पीछे चार्ट के माध्यम से कर लिया, बट स्टिल। सो एमओए है, इट विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, बट एओए जो है इट विल गिव्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। रिलेशन क्या है? तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के रिश्ते को बताता है। आर्टिकल जो है वो कंपनी और मेंबर्स के रिश्ते को बताता है। मेमोरेंडम को अगर आपको अल्टर्ड करना है, वो भी कुछ स्पेसिफिक परमिशन होती है रीजनल डायरेक्टर या ट्राइब्यूनल की लेके। आर्टिकल्स को तो अगर आपको चेंज करना है तो आप डायरेक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ भी कर सकते हो। रूल कहता है ऐसा कुछ अगर कंपनी ने किया जो मेमोरेंडम से बाहर है तो हम उसे अल्ट्रा वायर्स कहेंगे। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड पावर्स, एंड इट विल बी वॉइड। बट और ये रैटिफाई भी नहीं हो सकता अगर सबके सब शेयर होल्डर्स मिलकर इसको रैटिफाई करे। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। अगर आपने एमओए में नहीं लिखा है, ऐसा कुछ किया जो एमओए के स्कोप के बाहर जाता है, तो पीछे से उसको रैटिफाई भी नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है रैटिफाई का मतलब रिकन्फर्मेशन, हमारा रैटिफाई पहले पार्ट में हो चुका है। लेकिन रूल कहता है ऐसी कोई चीज जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रा वायर्स है, मतलब बियॉन्ड पावर्स है, आप वो सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो एमओए के बाहर नहीं है। मतलब याद रखना है, अगर ऐसी कोई चीज आपने एमओए के बाहर कुछ किया है तो सबका परमिशन, यूनानिमस सबकी परमिशन रही तो भी आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऐसा रहा तो वो हो सकता है बाय सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन। बस याद रखें कि जो चेंज है वो एमओए का उल्लंघन नहीं करता। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो रूल सेज सेक्शन 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए। एमओए और एओए आरओसी में रजिस्टर होते क्या होगा? तो रूल कहता है एमओए और एओए जैसी रजिस्टर होगा, इट विल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे हैड साइंड द डॉक्यूमेंट्स सो फार एज द कोविनेंट्स। कोविनेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस, कंडीशंस कंटेंड आर कंसर्न। इसका मतलब जैसे एमओए और एओए का रजिस्ट्रेशन होगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। एमओए और एओए का रजिस्ट्रेशन होने से it will bind the company and the members to the same extent as if they have signed together. Rule कहता है debt from member to company. So all money payable by any member to company under the MOA shall become the debt due from him to the company. तो कंपनी के पास पूरे अधिकार रहेंगे कि वो मेंबर से जो भी पैसे लेना है वो वसूल सकते हैं, वो पैसे जो है वो मांग सकते हैं। और थर्ड रूल कहता है जैसे एक एमओए एक तरह से रजिस्टर होता है, इट क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर एंड कंपनी, कंपनी एंड मेंबर, मेंबर इंटर से मतलब मेंबर मेंबर, एंड कंपनी एंड आउटसाइडर। सो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 10। सेक्शन 10 एक तरह से बता रहा है कि जैसे एमओए और एओए रजिस्टर होता है, एक तरह से वो सबके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है। अब सब लोग एक दूसरे को बाउंड है, अब सब एक दूसरे को बाइंडेड है, वो सबके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है जैसे ही एमओए और एओए आरओसी के पास रजिस्टर होते हैं। तो मैंने यही पार्ट यहां पर थोड़ा सा और इन डेप्थ सिखाने की कोशिश करी है। सो बाइंडिंग इफेक्ट क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एमओए एंड एओए? सो आप देख सकते हैं मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर, मेंबर्स बाउंड टू अदर मेंबर, कंपनी एंड मेंबर बाउंड टू आउटसाइडर्स, एंड डायरेक्टर्स एंड कंपनी। तो ये पांचों पॉइंट्स मैं आई विल रिकमेंड कि आप अपने बुक्स में इसको चार्ट के माध्यम से बराबर से अच्छी तरह से बना लें। अगर आप देखेंगे एक एक
तो रूल कहता है जैसे ही अब एमओए रजिस्टर हो जाएगा, मेंबर्स कंपनी को बाउंड है। जैसे अगर कंपनी के मेंबर्स ने शेयर्स के प्रति पैसे नहीं दिए तो कंपनी के पास पूरा अधिकार है वो शेयर्स को फोरफीट कर देने का, और मेंबर्स विल बी बाउंड बाय इट। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहां पर मैंने ले लिया कि अगर आपने समय समय पर पैसे नहीं दिए तो कंपनी के पास अधिकार है आपके शेयर्स को फोरफीट करने का। रूल कहता है ईच मेंबर इज बाउंड नॉट ओनली बाय द कंडीशंस ऑफ एमओए बट ऑल्सो द अल्टर्ड वन फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ दिस इज समथिंग, समझे वाली बात, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वो कहता है सिर्फ ओरिजिनल एमओए से बाइंडेड नहीं है, बीच बीच में अगर कोई अल्ट्रेशंस होते हैं तो वो अल्ट्रेशंस भी मेंबर पर लागू होंगे, वो तो हमको पता है। तो ये क्या था कि मेंबर कंपनी को बाउंड है। अब कंपनी मेंबर को बाउंड है, यस, सो कंपनी इज ऑल्सो बाउंड टू द इंडिविजुअल कैपेसिटीज। जैसे मेंबर को नोटिस मिलना समय पर, उसे अलाउ करना वोट करने के लिए, उसे प्रॉक्सी फॉर्म मिलना चाहिए। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए कि जैसे एक मेंबर कंपनी को लायबल है वैसे कंपनी भी मेंबर को लायबल होती है। नेक्स्ट, मेंबर बाउंड टू अदर मेंबर। सो जनरली अ मेंबर इज नॉट बाउंड टू अदर मेंबर। यहाँ पे लिखा है मेंबर कैन नॉट सू टू अदर मेंबर्स, अ शेयर होल्डर बट कैन सू टू अदर मेंबर्स फॉर इफ देयर इज एनी फ्रॉडुलेंट और अल्ट्रा वायर्स एक्ट। वो वायरस हो गया, वायर्स है, सो अल्ट्रा वायर्स एक्ट, श्योर अबाउट दिस, अल्ट्रा वायर्स एक्ट। The rule कहता है companies and members are bound to each other. So MOA and AOA does not confer any contractual rights upon outsider, and outsider cannot rely on AOA for his action against the company. So याद रखना है, the company and members are not bound to outsiders, but इसना make sure करना है कि the outsider before entering into a contract with the company should thoroughly check the MOA and AOA, should read the MOA and AOA as they are public documents and available to everyone. और एक बार MOA और AOA की अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसी के बाद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। Directors and companies, so directors are liable for all the action at the instance of member. Directors derive their power from AOA and are subject to limitations if they contravene in any provisions of the AOA. Company and outsiders will be affected, obviously. Sure about this, पक्का everybody. So copies of members, याद रखना है कोई भी मेंबर MOA, और ये सेक्शन 17 में है, कोई भी मेंबर MOA और AOA की कॉपी डिमांड कर सकता है। यस, कोई भी मेंबर जो है वो डिमांड कर सकता है और कंपनी को उसे वो कॉपीज रिक्वेस्ट के 7 डेज के अंदर देनी है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई भी मेंबर कंपनी को MOA और AOA की कॉपीज देखने के लिए डिमांड कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है, और कंपनी को 7 डेज के अंदर अंदर उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करना है। रूल कहता है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो एवरी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैज टू पे 1000 रुपीज फॉर एवरी डिफॉल्टिंग डेट और 1 लाख विच एवर इज लेस। श्योर अबाउट दिस। तो कंपनी और एवरी ऑफिसर को 7 डेज के बाद जितने भी दिन आप लेट करोगे उतना हर एक दिन का 1000 रुपीज पेनल्टी आपका लगता जाएगा, सब्जेक्ट टू 1 लाख इज द मैक्सिमम। श्योर अबाउट दिस, पक्का। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सेक्शन 17 आपको बताया कि हर मेंबर का अधिकार है MOA और AOA की कॉपी मिलना। यहाँ पर हमने इस चार्ट के माध्यम से एक तरह से देखा कि जब MOA और AOA रजिस्टर हो जाता है तो इट क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन लॉट ऑफ एंटिटीज। सेक्शन 10 में हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कंपनी मेंबर्स से बकायदा डेट ले सकती है, और इट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन मेंबर कंपनी, कंपनी मेंबर, मेंबर मेंबर एंड आउटसाइडर। हमने डिफरेंसेस ऑफ MOA एंड AOA देखे, और खास करके जो 4th पॉइंट आप देख रख सकते हैं, आपके सामने मैंने स्टार मार्क किया है, जिसमें लिखा है कि अगर आपने MOA में नहीं है और उसके स्कोप से बाहर जाकर कुछ किया है तो वो वॉइड अब इश्यू है। उसे सब मिलकर कंसेंट भी दें, रेटिफाई भी करे तो नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऐसा नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसमें मेंशन नहीं था तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर अपने AOA को अमेंड कर सकते हो। दैट इज अ मेजर पार्ट दैट वी हैव लर्न। बाकी ये जो डिस्टिंग्विश है, जो चार्ट बनाया है, इसमें तो ऑब्वियसली सब कवर हो ही गया है। MOA और साइनिंग वाला पार्ट हमने देखा कि साइन कौन करेगा और कैसे होता है, और इलिटरेट रहा तो क्या करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को याद करना है कि जब आप चेंज करते हो, अल्टर करते हो, तो वो MOA एक्ट, कोर्ट या ट्राइब्यूनल का डिसीजन इलीगल, मलाफाइड, माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ना हो, ऐसा ही अमेंडमेंट करें।
तो सेक्शन 18 कहता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी दूसरे टाइप ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सब डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से आरओसी में सबमिट करना है। एंड इफ द आरओसी इज सैटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रूल्स, देन इट विल क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड गिव यू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रूल कहता है जस्ट बिकॉज कि आपने कन्वर्ट किया, आपकी डेट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाते। यहाँ पे हमने देखा था प्राइवेट से पब्लिक गया तो कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक से प्राइवेट आया और तो स्पेशल रेजोल्यूशन लग जाएगा। बाकी बेसिक अल्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। आरओसी में हर अल्ट्रेशन को 15 डेज के अंदर जमा करना है, रेजोल्यूशन की कॉपी को फाइल करना है, तभी वो अल्ट्रेशन विल टेक प्लेस। श्योर अबाउट दिस। उसके पहले हमने देखा यहाँ पर कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, और एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का मतलब है कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स पास करना एज कंपेयर टू व्हाट इज ऑलरेडी मेंशन इन द एक्ट। और ये स्ट्रिक्ट रूल्स जब आप पास करते हो तो इट इज स्पेसिफिकली डन बाय अ माइनॉरिटी ऑन द मेजोरिटी बिकॉज दे फील कि उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस को डाल सकते हो। याद रखना है एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस अगर डालना है तो इफ इट्स अ केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी तो ऑल मेंबर्स हैज टू एग्री, एंड इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी देन अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज मोर देन एनफ, दैट इज 75% पीपल शुड एग्री। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का इंट्रो देखा हमने, टेबल FGHIJ, और हमने उसके पहले एमओए को कैसे अल्टर किया जाए, एमओए के कंटेंट्स, उसके क्लॉजेस, उसके टेबल को देखा, और एमओए की जो पूरी डेफिनेशन है, मीनिंग है, उसका पर्पस क्या है, वो सब चीजें देखी। श्योर अबाउट दिस। सो दिस वाज अ होल वीडियो विद रिस्पेक्ट टू MOA and AOA, the differences between them, the way how it is signed, what are the effects of registration, what happens if they are converted, what are the rules with respect to if some members demand the copy, and so forth. Sure about this. Hope you like this. अच्छी तरह से अपने नोट्स बना लीजिए हर चीज का. That's it. Thank you very much. Bye.